हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएसपी के इस प्लेटफॉर्म में। लास्ट क्लास में हमने सेकंड बुक जिसका टाइटल है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके पहले पार्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में डिस्कस करा था। उस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के समक्ष कितनी चुनौतियाँ थी, और हम इस चैप्टर में आप लोगों को पता है पहली चुनौती यानी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने बंटवारे के टॉपिक तक डिस्कस कर लिया था, बंटवारा कैसे हुआ और बंटवारे के क्या क्या रिजल्ट निकले। आज की इस क्लास में हम देसी रियासतों यानी रजवाड़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या रजवाड़े कहते किसे हैं, रजवाड़ों को भारतीय संघ में किसने शामिल करा, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, किस तरीके से रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हुए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने ये हेडिंग लिखी हुई है कि रजवाड़ों का विलय तथा सरदार पटेल की भूमिका। रजवाड़ों का विलय तथा सरदार पटेल की भूमिका। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, उनके लिए भी हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेसली स्टेट्स एंड द रोल ऑफ सरदार पटेल। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, हमने पहली क्लास में ही ये डिस्कस कर लिया था कि भारत 200 सालों तक अंग्रेजों का क्या रहा, गुलाम रहा। 200 सालों तक भारत अंग्रेजों का क्या रहा, गुलाम। और इस गुलामी के दौरान जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया तो भारत दो भागों में डिवाइड था, भारत दो भागों में बटा हुआ था। और वो कौन कौन से दो भाग थे, आइए देखते हैं। भारत दो भागों में विभाजित था। जब भारत गुलाम था तो भारत दो भागों में बटा हुआ था। पहला भाग ब्रिटिश प्रांत थे। कौन से प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, क्या कहते थे उन्हें हम, ब्रिटिश प्रांत। और दूसरा जो हमारा पार्ट था वो थी देसी रियासतें। क्या थी, देसी रियासतें, देसी रियासतें या फिर रजवाड़े भी आप जिन्हें कह सकते हैं, या फिर आप रजवाड़े भी कह सकते हैं। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। आइए समझते हैं कि ब्रिटिश प्रांत क्या थे और ये देसी रियासतें क्या थी। तो देखो बेटा, वैसे तो पूरे भारत पर ही किसका कब्जा था, अंग्रेजों का कब्जा था। हम सब जानते हैं कि 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या करा, राज करा। लेकिन ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों में क्या अंतर था, यह हमें समझना है। ब्रिटिश प्रांत भारत के वो इलाके थे जहां पर कब्जा भी अंग्रेजों का था और शासन भी कौन चलाता था, अंग्रेज ही चलाते थे। यानी जहां सीधे तौर पर ब्रिटिश का कब्जा था वो ब्रिटिश प्रांत कहलाए, नाम से ही पता लग रहा है। जहां ब्रिटिशर्स का कब्जा था वो इलाके ब्रिटिश प्रांत कहलाए। दूसरे जो इलाके भारत के अंदर थे वो थी देसी रियासतें या रजवाड़े। देसी रियासतें भारत के वो इलाके या वो प्रांत थे जहां पर कब्जा तो अंग्रेजों का ही था, लेकिन उन इलाकों में पहले से ही भारतीय राजा मौजूद थे। आप लोगों को पता है यहां देशी शब्द भारतीय के लिए इस्तेमाल किया गया। किसके लिए, भारतीय के लिए। देसी रियासतें भारत के वो हिस्से या वो इलाके थे जहां पर कब्जा तो अंग्रेजों का ही था, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के सामने एक ये ऑप्शन रखा था कि हम आपकी रियासत पर चाहे तो आपको हटाकर हम यहाँ के राजा बन सकते हैं और इस पर भी हमारा ये अधिकार होगा, लेकिन हम आपके सामने दूसरा ये भी ऑप्शन रख देते हैं कि आप यहाँ के राजा बने रहिए, उससे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी इस रियासत पर कब्जा किसका होगा, ब्रिटिश सरकार का। और जो भी आप इस रियासत के अंदर करेंगे वो किसकी परमिशन से करेंगे, ब्रिटिश सरकार की परमिशन से करेंगे। तो जहां पर अंग्रेजों का सीधे तौर पर शासन था बच्चों, वो इलाके ब्रिटिश प्रांत। जहां अंग्रेजों का सीधे तौर पर शासन नहीं था वो इलाके देसी रियासतें। बोलो, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये जो देसी रियासतें थी, इनकी भारत में जो संख्या थी वो 565 थी। कितनी संख्या थी, 565। 565 इनकी क्या थी, संख्या थी। क्या थी बच्चों, संख्या। यानी 565 देसी रियासतें भारत के अंदर मौजूद थी जब भारत आजाद हुआ। 565 रियासतें भारत के अंदर मौजूद थी। और ये जो देसी रियासतें थी, इन देसी रियासतों में भारत की 20% जनसंख्या रहती थी। कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती थी, 20% जनसंख्या। यानी भारत की 20% जो पॉपुलेशन थी वो कहां रहती थी, इन देसी रियासतों के अंदर रहती थी। और भारत के अगर भूभाग की बात करें तो 45% भूभाग पर, कितने भूभाग पर, 45% भूभाग पर ये देसी रियासतें मौजूद थी। बाकी के 55% भाग पर क्या मौजूद थे, ब्रिटिश प्रांत मौजूद थे। हम सारी डिटेल देसी रियासतों के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ देसी रियासतों के बारे में ही डिस्कस करना है, ना कि ब्रिटिश प्रांतों के बारे में।
अब डिस्कस क्यों करना है वो भी देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश प्रांत क्या थे और देशी रियासतें क्या थी। ब्रिटिश देशी रियासतों की संख्या 565 थी, 20% जनसंख्या इनके अंदर निवास करती थी और 45% भूभाग पर ये देशी रियासतें भारत के अंदर मौजूद थी। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो जब भारत हुआ उस समय अंग्रेजों ने ब्रिटिश प्रांतों को तो सीधे तौर पर कहां शामिल कर दिया, भारतीय संघ में। लेकिन इन देशी रियासतों को जो इनके राजा थे उनको अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्स ने 3 ऑप्शन दिए। कितने ऑप्शन दिए बच्चों? 3। कितने ऑप्शन दिए? 3। और वो 3 ऑप्शन कौन से थे? देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आप देखोगे कि वो 3 ऑप्शन कौन कौन से थे। पहला ऑप्शन इन ब्रिटिशर्स ने देशी रियासतों को दिया कि आप भारत में शामिल हो जाइए। कहां शामिल हो जाइए? भारत के अंदर आप अपने आप को शामिल कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन इन्हें दिया गया कि आप अपने आप को कहां शामिल कर लीजिए? पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लीजिए। और तीसरा ऑप्शन इन देशी रियासतों को यह दिया गया कि आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? स्वतंत्र। यानी जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने इन रियासतों के सामने 3 विकल्प यानी 3 ऑप्शन रखे। पहला ऑप्शन, आप भारत में शामिल हो सकते हो। दूसरा ऑप्शन, आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो। तीसरा ऑप्शन, आप दोनों में से कहीं भी शामिल ना हो, आप अपने आप को एक अलग राज्य, एक अलग देश के रूप में भी मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, जब ये बात भारत सरकार को पता लगी कि देशी रियासतों के सामने 3 विकल्प हैं, तो इसने भारत सरकार की जो मुश्किलें थी वो और ज्यादा बढ़ा दी। भारत सरकार की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया भारतीय सरकार की मुश्किलों को? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया कि अभी अभी भारत का धर्म के आधार पर क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। मैंने आप लोगों को बंटवारे के परिणाम भी बताया कि भारत की कितनी खराब स्थिति हो चुकी थी, कितनी ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुई, कितना ज्यादा बंटवारे का दंश भारत को झेलना पड़ा। अब भारत की सरकार ने यह सोचा कि यदि इन 565 रियासतों को भारत के अंदर शामिल नहीं किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि जब बंटवारा हुआ तब तो भारत के 2 टुकड़े हुए और जब ये 565 रियासतें भारत में शामिल ना हो तो भारत के 565 टुकड़े हो जाएं। कितने टुकड़े हो जाएं बच्चों? भारत के 565 टुकड़े हो जाएं। भारत को इन 565 टुकड़े होने से बचाने के लिए भारतीय सरकार ने कहा कि कुछ भी हो जाए बच्चों, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर, साम दाम दंड भेद एड़ी चोटी का जोर लगा दो, लेकिन इन 565 रियासतों को कहां शामिल कर लो? भारतीय संघ के अंदर शामिल कर लो। ये भारत सरकार ने पूरी कोशिश करी। और भारत सरकार की और मुश्किलें तब बढ़ी जब रियासतों ने अपने रंग दिखाने भी शुरू कर दिए। भारत के अंदर एक देशी रियासत थी जिसका नाम था त्रावणकोर। क्या नाम था बच्चों? त्रावणकोर। त्रावणकोर ने सबसे पहले स्वतंत्र रहने की घोषणा की। सबसे पहले स्वतंत्र रहने की घोषणा की किसने बच्चों? त्रावणकोर ने। सबसे पहले स्वतंत्र रहने की घोषणा किसने की बच्चों? त्रावणकोर ने। 1 नंबर में आपके पेपर में कई बार ये सवाल पूछा जाएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में कि उस देशी रियासत का नाम बताइए। बच्चों, उस देशी रियासत का नाम बताइए जिसने सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने से क्या करा हो? इनकार करा हो। तो बच्चों, उस रियासत का नाम था त्रावणकोर। एक रियासत बच्चों थी भोपाल। कौन सी रियासत थी बच्चों? भोपाल। बच्चों, ये जो भी नाम आपके सामने यहां लिखे जा रहे हैं ये आज के भारत के हिसाब से नहीं है, ये उस समय के भारत के हिसाब से जब भारत गुलाम था। तो भोपाल जो देशी रियासत थी उसने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया था। किसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था बच्चों? संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया। संविधान सभा में भाग लेने से, संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया। संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया। किसने बेटा? भोपाल रियासत ने। तो 2 रियासतों के बारे में मैंने आपको मेनली यहां बताया। एक त्रावणकोर जिसने अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र रहने की घोषणा करी और दूसरी भोपाल जिसने ये कहा कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। इसने भारत सरकार की टेंशनों को और बढ़ा दिया। भारत सरकार ने कहा कि हम तो सिर्फ सोच ही रहे थे कि 565 भारत में शामिल नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने तो थोड़े ही समय में अपने रंग दिखाने भी शुरू कर दिए। उस समय भारत सरकार ने कहा कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह हम इन 565 रियासतों
को कहां शामिल करेंगे? भारतीय संघ में शामिल करेंगे। कहां शामिल करेंगे बच्चों? भारतीय संघ में शामिल करेंगे। और इन देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की जो जिम्मेदारी दी गई वो आप यहां हेडिंग में पढ़ ही चुके होंगे पहले ही कि किसको दी गई ये जिम्मेदारी? सरदार पटेल को दी गई बच्चों। किसे दी गई ये जिम्मेदारी? सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई। किसे दी गई? सरदार पटेल को। सरदार पटेल का पूरा नाम क्या था बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पूरा नाम था इनका। क्या नाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इनका पूरा नाम था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको इन 565 रियासतों को कहां शामिल कराना है? भारतीय संघ के अंदर शामिल कराना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप सब जानते होंगे कि हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लौह पुरुष, यानी द आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है इन्हें? द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि इन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? बच्चों इन्हें लौह पुरुष इसीलिए कहा जाता है कि अपने इरादों के और अपनी सोच के बिल्कुल पक्के थे। जो एक बार ठान लेते थे उसको अंजाम तक पहुंचाकर ही मानते थे। ये 565 रियासतें भारत में शामिल करना कोई आसान बात नहीं थी। आज मेरे लिए पढ़ाना भी आसान है और आपके लिए सुनना भी आसान है, लेकिन इन 565 रियासतों को भारत में शामिल करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और इस बात को अंजाम देने का कार्य न केवल किसी और ने बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसीलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में गुजरात के अंदर सरकार के द्वारा इनकी एक बहुत विशाल प्रतिमा भी बनाई गई है नर्मदा नदी के किनारे पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब तो आप सब समझते ही होंगे, यानी एकता की मूर्त। किसकी मूर्त? एकता की मूर्त। एकता की मूर्त इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन 565 रियासतों को इन्होंने भारत में शामिल करके भारत को एक करने का काम करा, इसीलिए इनकी मूर्त को एकता की मूर्त का नाम दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम में आप ये देख रहे होंगे कि एक शब्द है सरदार का। किसका? सरदार का। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इनके नाम का ही शब्द है या कोई उपाधि है, क्या है? तो बच्चों इनका नाम तो केवल वल्लभ भाई पटेल है। ये सरदार जो है ये इनको एक उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? एक उपाधि। क्या दी गई? ये उपाधि दी गई। और ये उपाधि दी किसने? बच्चों एक सत्याग्रह हुआ था जिसका नाम क्या था? बारदोली सत्याग्रह। क्या नाम था बच्चों? बारदोली सत्याग्रह। इस सत्याग्रह का नाम था बारदोल सत्याग्रह। यह सत्याग्रह कब हुआ था बच्चों? 1928 में। कब हुआ बच्चों ये सत्याग्रह? 1928 में। इस सत्याग्रह में जो महिलाएं थी उन महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी से कहकर किसकी उपाधि दिलवाई? सरदार की उपाधि दिलवाई। किसकी उपाधि दिलवाई बच्चों? सरदार की। उपाधि तो महिलाओं ने ही दी, लेकिन किसके द्वारा दिलवाई? महात्मा गांधी के द्वारा बच्चों दिलवाई। और तब से इनका नाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बच्चों एक बात और मैं आपको यहां बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम क्या थे? गृह मंत्री थे बच्चों। क्या थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री। भारत के प्रथम क्या थे? गृह मंत्री थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आइए बच्चों, ये हमने पढ़ा कि सरदार पटेल ने किस तरीके से रियासतों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि रियासतों को किस तरीके से भारतीय संघ में शामिल किया गया, ये हम नेक्स्ट पेज से देखेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। मैंने आप लोगों को बताया देशी रियासतों की संख्या बच्चों 565। शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बेटा जब तक देश आजाद हो गया तो लगभग सारी रियासतें कहां शामिल हो चुकी थी? भारत के अंदर। कहां शामिल हो चुकी थी सभी रियासतें? लगभग भारत के अंदर। केवल 4 ऐसी देशी रियासतें थी जो भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई। कितनी रियासतें थी बच्चों? 4। कितनी रियासतें थी? 4। 4 ऐसी रियासतें थी जो भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई, जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। 4 रियासतें। कितनी रियासतें बच्चों? 4 रियासतें। कितनी रियासतें थी बच्चों? 4 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। बच्चों पहली रियासत थी कश्मीर। कौन सी रियासत थी? कश्मीर। दूसरी रियासत थी जूनागढ़। कौन सी रियासत थी बच्चों? जूनागढ़। तीसरी रियासत थी हैदराबाद। कौन सी रियासत थी बच्चों? हैदराबाद। और बच्चों चौथी रियासत थी आपकी मणिपुर। कौन सी रियासत थी? मणिपुर।
ये 4 वो रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। इन 4 रियासतों के अलावा जितनी भी रियासतें थी वो सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ और अपनी अकल के आधार पर कहां शामिल कर लिया था, भारत के अंदर। ये 4 रियासतें थी जिन्होंने अपने आप को भारतीय संघ में शामिल होने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो अब हमें इन चारों के ही बारे में यहां पर क्या करना है, डिस्कस करना है। इनके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2 अहम चीजें बताना चाहता हूं। पहली चीज प्रीवी पर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। किसके बारे में बच्चों, प्रीवी पर्स। किसके बारे में, प्रीवी पर्स के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि प्रीवी पर्स कहते किसे हैं या प्रीवी पर्स क्या है। तो देखो बच्चों, प्रीवी पर्स रजवाड़ों के राजाओं को दी जाने वाली सुख सुविधाएं देशी रियासतों के राजाओं को दी जाने वाली सुख सुविधाएं तथा भत्ते क्या होते हैं बच्चों, अलाउंसेस जो होते हैं। जैसे आप सरकारी नौकरी जब कोई करोगे तो आपको सरकार क्या देती है, बहुत सारे भत्ते देती है। तो देशी रियासतों यानी रजवाड़ों के जो राजा थे उनको सरकार के द्वारा कुछ सुख सुविधाएं दी जाती थी, प्लस कुछ क्या दिए जाते थे, भत्ते दिए जाते थे। ये क्यों दिए जाते था, देखो जब सरदार पटेल ने रियासतों को भारत में शामिल करा तो उन रियासत के राजाओं से ये कहा कि आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि सरकार आपसे आपकी शान और शौकत छीन रही है, बल्कि आपकी शान और शौकत तो जिस तरीके की है उसी तरीके की बनी रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बल्कि सरकार आपको प्रतिवर्ष यानी हर साल एक तनख्वाह, एक प्रीवी पर्स के रूप में एक तनख्वाह दिया करेगी, जिसमें सरकार आपको कुछ सुख सुविधाएं देगी और सरकार कुछ भत्ते देगी। इसी को क्या नाम दिया गया, प्रीवी पर्स। आगे इसी बुक में हम ये पढ़ेंगे कि आगे चलकर इंदिरा गांधी ने इस प्रीवी पर्स को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया यानी समाप्त कर दिया। एक बात और जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जब इन देशी रियासतों को बच्चों भारत में शामिल करा जाता था तो एक दस्तावेज पर इन राजाओं से हस्ताक्षर करवाते थे सरदार पटेल, और वो जो दस्तावेज होता था उस दस्तावेज का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्योंकि क्या पता राजा आगे चलकर ये बोल दे कि जी मैंने तो अपनी रियासत को भारत में शामिल ही नहीं करा। गारंटी के तौर पर एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे और उस दस्तावेज का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय का सहमति पत्र। सरदार पटेल इस पर राजाओं से क्या करवा लेते थे, हस्ताक्षर करवा लेते थे। अब हम इन 4 रियासतों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन 4 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। देखो बच्चों, हमारी किताब के अंदर ना तो कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है, ना हमारी किताब के अंदर जूनागढ़ के बारे में लिखा हुआ है। हमारी किताब में केवल और केवल 2 रियासतों के बारे में लिखा हुआ है, एक हैदराबाद और दूसरा मणिपुर। फिर भी मैं आपको कश्मीर और जूनागढ़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, लेकिन यहां से आपके परीक्षाओं में कोई सवाल नहीं पूछे जाते, केवल हैदराबाद और मणिपुर से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन 4 रियासतों के राजाओं के क्या क्या नाम थे। सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर रियासत की। तो कश्मीर रियासत के जो राजा थे बच्चों, उनका नाम था राजा हरि सिंह। क्या नाम था, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह उनका नाम था। दूसरी रियासत थी बच्चों जूनागढ़। जूनागढ़ के राजा का नाम क्या था, महावत खान। क्या नाम था बच्चों, महावत खान। तीसरी रियासत थी बच्चों हैदराबाद, जिसके शासक का नाम क्या था बच्चों, निजाम। क्या नाम था, निजाम। और चौथी रियासत थी बच्चों मणिपुर। मणिपुर के राजा का नाम था राजा बोधचंद्र सिंह। क्या नाम था, राजा बोधचंद्र सिंह। मणिपुर की रियासत के राजा का नाम था राजा बोधचंद्र सिंह। ये 4 रियासतें थी और ये चारों रियासतों के क्या थे, राजा थे। सबसे पहले हम यहां जिस रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे वो रियासत है हैदराबाद। कौन सी रियासत है बच्चों, हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं कि हैदराबाद की रियासत को किस तरीके से भारतीय संघ में बच्चों शामिल किया गया। हैदराबाद, शासक का नाम निजाम।
बच्चों ये जो हैदराबाद के शासक हैं जिनका नाम क्या है, निजाम, निजाम दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसानों में से क्या थे, एक थे। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े उस समय में अमीर आदमी थे उनमें से एक अमीर आदमी बच्चों कौन थे, निजाम थे, जो कहाँ के राजा थे, कहाँ के शासक थे, हैदराबाद रियासत के शासक थे। ये दुनिया के अमीर लोगों में से एक थे बच्चों, कहाँ में, किन में से एक थे, अमीर लोगों में से एक थे। अब ये देखते हैं कि हैदराबाद रियासत को किस तरीके से भारतीय संघ में शामिल किया गया। देखो बच्चों, नवंबर 1947 में, कब बच्चों, नवंबर 1947 यानी नवंबर 1947 में भारत सरकार और निजाम के बीच एक समझौता हुआ। किस किस के बीच, निजाम और किसके बीच, भारत सरकार के बीच, निजाम और भारत सरकार के बीच, निजाम और भारत सरकार के बीच एक क्या हुआ, एक समझौता हुआ बच्चों। क्या हुआ, एक समझौता। कब हुआ बच्चों ये समझौता, नवंबर 1947 में। समझौता किस लिए हुआ, यथास्थिति बनाने के लिए। किस लिए बच्चों, यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यथास्थिति, यथास्थिति के लिए। किसके लिए हुआ बच्चों समझौता, यथास्थिति के लिए। अब आप कहोगे कि सर जी यथास्थिति से क्या अभिप्राय है। बच्चों यथास्थिति का मतलब होता है जैसी स्थिति है ऐसे ही स्थिति बनी रहने दी जाए, स्थिति में कोई भी बदलाव या परिवर्तन ना किया जाए। निजाम और भारत सरकार के बीच ये समझौता हुआ नवंबर 1947 में कि अभी तो हम अपनी हैदराबाद रियासत को ना भारत में शामिल करेंगे ना पाकिस्तान में शामिल करेंगे, और आप इस बात से भी निश्चित रहिए ना हम आपसे ये कह रहे कि हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे, बल्कि हम आपसे 1 साल के लिए समझौता कर रहे हैं। यानी नवंबर 1947 से लेकर नवंबर 1948 तक के लिए हम आपसे समझौता कर रहे हैं कि 1 साल के लिए हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमें परेशान मत करो। ठीक है, भारत सरकार ने इनकी बात को मान लिया। निजाम जो थे वो मुस्लिम शासक थे और निजाम के जो क्षेत्र में जनता आती थी उसमें जनसंख्या अधिकतर हिंदू थी, इसीलिए जनता निजाम के शासन से खुश नहीं थी। इसीलिए हैदराबाद रियासत के अंदर जो किसान थे, कौन थे बच्चों, किसान, उन्होंने निजाम के खिलाफ क्या कर दिया, किसानों ने, किन्ने बेटा, किसानों ने निजाम के खिलाफ यानी निजाम के विरुद्ध, किसानों ने निजाम के विरुद्ध क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, किसानों ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, आंदोलन कर दिया किसानों ने निजाम के विरुद्ध। और किसानों का साथ इस आंदोलन में किसने दिया बच्चों, महिलाओं ने भी इनका साथ दिया। किसका साथ, किसने साथ दिया, महिलाओं ने। जब यह आंदोलन दिन प्रतिदिन कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता गया और ज्यादा अपने चरम पर पहुंचता गया, तो इस आंदोलन को देखकर निजाम ने, किसने बच्चों, निजाम ने अपनी एक सेना यहां भेजी, जिस सेना का नाम क्या था, रजाकार नाम था बच्चों। क्या नाम था, रजाकार, जिन्हें क्या कहा जाता था, रजाकार। अब आप ये कहेंगे कि सर जी रजाकार किसे कहते हैं, तो बच्चों रजाकार जो है वो अर्धसैनिक बल को कहते हैं। किसे कहते हैं, अर्ध सैनिक बल। किसे कहते हैं बच्चों, रजाकार, अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल को ही क्या कहा जाता है, रजाकार कहा जाता है। आपके पेपर में 1 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है, रजाकार किसे कहते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है रजाकार अर्धसैनिक बल को कहते हैं। रजाकार किसके सिपाही थे, निजाम के सिपाही थे। निजाम ने इनको भेजा था किस लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए। जब ये रजाकार बेटा वहां पहुंचे तो ये रजाकार बहुत ज्यादा अत्याचारी, जुल्म करने वाले थे। इन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा जुल्म और अत्याचार करा, महिलाओं के साथ काफी दुर्व्यवहार किया। जब इस पूरी स्थिति को भारत सरकार ने देखा तो भारत सरकार ने यहाँ किसे भेज दिया, बताओ बच्चों, भारत सरकार ने किसे भेजा होगा यहाँ पर, भारत सरकार ने भेज दिया इंडियन आर्मी को। किसे भेज दिया, इंडियन आर्मी को। कब भेजा बच्चों भारत सरकार ने इंडियन आर्मी को यहाँ पर, सितंबर 1948 में। कब भेजा, सितंबर 1948 में। देखो बेटा समझौता नवंबर तक के लिए हुआ था, लेकिन आर्मी को सितंबर में ही भेज दिया गया। क्यों, क्योंकि इस स्थिति को देखकर। और जब यहाँ इंडियन आर्मी पहुंची तो इंडियन आर्मी और रजाकारों के बीच थोड़े समय के लिए संघर्ष हुआ और आखिरकार अंत में जाकर इन रजाकारों को और निजाम दोनों को ही भारत सरकार और इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, अपना गिव अप करना पड़ा। और इसी के साथ हैदराबाद रियासत को कहां शामिल कर लिया गया, भारत के अंदर शामिल कर लिया गया।
तो इस तरीके से बच्चों हैदराबाद रियासत को कहां शामिल कर लिया गया, भारतीय संघ में। अभी हमने किसके बारे में बात करी बच्चों, हैदराबाद के बारे में। नेक्स्ट पेज से हम मणिपुर के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना बच्चों बहुत जरूरी है। तो आइए बच्चों, अभी हमने डिस्कस करा किसके बारे में, हैदराबाद रियासत के बारे में। मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे मणिपुर रियासत की बच्चों। कौन सी रियासत की बात करेंगे, मणिपुर रियासत की। जैसा आप लोग यहाँ लिखा हुआ भी देख सकते हो, मणिपुर रियासत की हम यहाँ बात करेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर यहाँ से पर इसको लिख देता हूँ। मणिपुर की बात बच्चों हम यहाँ करेंगे अब, मणिपुर रियासत की। मणिपुर रियासत के शासक का नाम जैसा आपको यहाँ भी लिखा हुआ दिख रहा है, फिर भी लिख देता हूं मैं एक बार, राजा बोध चंद्र सिंह। राजा बोध चंद्र सिंह। इन चारों रियासतों के राजाओं के नाम बच्चों आपको याद करने, किसी का भी एक का नाम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो मणिपुर रियासत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इसके राजा कौन थे, राजा बोध चंद्र सिंह। तो बच्चों राजा बोध चंद्र सिंह और मणिपुर रियासत के जो राजा थे इनके और भारत सरकार के बीच यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समझौता किया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा यानी बोध चंद्र सिंह से 3 चीजें मांगी। कितनी चीजें मांगी बच्चों, 3। वो 3 चीजें कौन सी थी, मैं आप लोगों के सामने यहाँ वो 3 चीजें लिखता हूँ। वो 3 चीजें कौन कौन सी थी। पहली चीज थी प्रतिरक्षा। कौन सी चीज थी बच्चों, प्रतिरक्षा। दूसरी चीज थी बच्चों संचार। कौन सी चीज थी, संचार, प्रतिरक्षा, संचार। और तीसरी चीज थी बच्चों विदेशी मामले। कौन सी थी, विदेशी मामले। ये 3 चीजें बच्चों किसने मांगी, राजा बोध चंद्र सिंह से, भारत सरकार ने। किसने मांगी, भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट ने ये 3 चीजें मांगी, यानी भारत सरकार ने। किसने मांगी बच्चों, भारत सरकार ने। तो राजा ने, भारत सरकार ने ये कहा राजा से कि आप हमें ये 3 चीजें दे दीजिए, बाकी आप मणिपुर के अंदर कुछ भी करिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी मणिपुर के आंतरिक मामले पर पूरा अधिकार किसका होगा, राजा का अधिकार होगा। ये बात किसने कही, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही। राजा ने ये 3 चीजें किसे दे दी, भारत सरकार को दे दी। आगे चलकर जन संघर्ष में दबाव में आकर राजा को वहां पर मणिपुर में क्या करवाने पड़े बच्चों, चुनाव। जून 1948 में बच्चों, कब, जून 1948 में मणिपुर में क्या करवाए गए बच्चों, चुनाव करवाए गए। क्या करवाए गए, चुनाव। और ये चुनाव किसके आधार पर करवाए गए, ये चुनाव करवाए गए बच्चों, यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं। ये चुनाव जो करवाए गए मणिपुर में, ये करवाए गए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। अब आप ये पूछेंगे कि जी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है। तो बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है, आप सब बच्चे एक पेन और कॉपी से अपनी किताब में जो है नोट कर लें। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अधिकार का मतलब होता है कि भाई चुनाव करवाने का वो तरीका जिसमें जिन लोगों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, आयु क्या हो, आयु 18 वर्ष, कितनी वर्ष, 18 वर्ष या उससे अधिक, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने भी लोग हैं उन सबको बच्चों किसका अधिकार देना, वोट डालने का अधिकार देना। किसका अधिकार देना, वोट डालने का अधिकार देना, बिना किसी भेदभाव के। और सबके वोट का वैल्यू भी कितना होगा, 1 बराबर। इसी को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आपके पेपर में एक सवाल आएगा बच्चों 1 नंबर में कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या करवाए गए, चुनाव करवाए गए। तो भारत का वो सबसे पहला राज्य है मणिपुर। कौन सा है बच्चों, मणिपुर। जब ये चुनाव हुए तो चुनावों में जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को यहां जीत मिली। और जब विधानसभा चुन ली गई तो कांग्रेस तो हमेशा से ही ये चाहती थी कि मणिपुर पूरी तरीके से कहां शामिल हो, भारत के अंदर, लेकिन दूसरी पार्टियां नहीं चाहती थी। लेकिन मणिपुर के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने बिना दूसरी पार्टियों से सलाह लिए, बिना राजा की इच्छा के, ठीक है ना,
क्योंकि जनता भी ये चाहती थी कि मणिपुर भारत में शामिल हो। और बिना राजा से पूछे जो है कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित करवाया विधानसभा से, जिसके जरिए मणिपुर कहां शामिल कर लिया गया, भारत के अंदर। और इस तरीके से बच्चों मणिपुर रियासत भी कहां शामिल हो गई, भारत के अंदर। मैंने आपको बताया जूनागढ़ और कश्मीर के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं आपको जूनागढ़ के बारे में बता दूं। जूनागढ़ के शासक है बच्चों महावत खान। कौन है जूनागढ़ के शासक बच्चों? महावत खान। जूनागढ़ ऐसी रियासत थी जहां पर महावत खान मुस्लिम शासक थे वहां के, लेकिन वहां की जो 80% जनसंख्या थी, 80% जो वहां की जनसंख्या थी वो बच्चों कौन से समुदाय की थी? वो हिंदू समुदाय की थी। कौन से समुदाय की थी बच्चों 80% जनसंख्या? हिंदू समुदाय की थी। जनता महावत खान के शासन से खुश नहीं थी। जनता ये चाहती थी कि जूनागढ़ का विलय भी भारत के अंदर हो, भारत सरकार भी यही चाहती थी। और आखिरकार जोर जबरदस्ती करके जूनागढ़ का विलय भारत में करना बहुत मुश्किल था, लेकिन दबाव में जैसे भी करके जूनागढ़ को भी कहां शामिल कर लिया गया, भारतीय संघ के अंदर। और जूनागढ़ के जो शासक थे महावत खान, वो बेटा भागकर कहां चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। कहां चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। कश्मीर जो देशी रियासत थी बच्चों, जिसके राजा कौन थे? हरि सिंह। कश्मीर के बारे में भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि कश्मीर रियासत, जब हम भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के कुछ कबायली घुसपैठियों ने हमला किया। हमला करने के जब हमला हुआ तो हरि सिंह की सेना हमले का मुकाबला नहीं कर पाई। हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार ने ये कहा हम तब इंडियन आर्मी को भेजेंगे जब हरि सिंह ये कहते हो कि हम कश्मीर को कहां शामिल करेंगे, भारत के अंदर। और इस तरीके से कश्मीर रियासत को भी बच्चों कहां शामिल करवा लिया गया, भारत के अंदर। और इस तरीके से आप ये देखोगे कि चारों की चारों रियासतें जिन्होंने शामिल होने से इनकार किया था, उनको भी कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके कहां शामिल कर लिया गया, भारतीय संघ में बच्चों शामिल कर लिया गया। अब अगले पेज से बच्चों हम ये देखेंगे कि भारत में किस तरीके से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको ये याद रहे। तो बच्चों अभी बात करी थी हमने देशी रियासतों की, अब आपने हेडिंग देख ही ली होगी राज्यों का पुनर्गठन। अब हम बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन की। देखो बेटा, मैं आपको एक बार फिर ये रिकॉल करवा देता हूं कि ये जो चैप्टर का टाइटल है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। मैंने आपको पहले ही बता दिया, भारत जब आजाद हुआ भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी, जिसमें से हम यहाँ पहली चुनौती के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी बच्चों। पहली बंटवारे की, जिसमें कहीं ना कहीं भारत विफल रहा। दूसरी रजवाड़ों की, जिसमें भारत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि भारत ने 565 की 565 रियासतों को कहां शामिल कर लिया, भारत के अंदर। और जो तीसरी चुनौती थी वो थी राज्यों के पुनर्गठन की। अब इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, यानी 1920 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, 1920 की, मूवी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम 1920 की बात कर रहे हैं। 1920 में एक अधिवेशन हुआ था बच्चों, कांग्रेस का अधिवेशन। किसका अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। किसका अधिवेशन हुआ था बच्चों? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का क्या हुआ था? अधिवेशन। कहां पर हुआ था बच्चों ये अधिवेशन? ये अधिवेशन हुआ था नागपुर में बच्चों। कहां हुआ था? नागपुर। नागपुर के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। किसका अधिवेशन था? कांग्रेस पार्टी का बच्चों ये अधिवेशन हुआ था 1920 के अंदर। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये अधिवेशन किसे कहते हैं? बच्चों, हर साल जितनी भी राजनीतिक दल है उनकी एक ग्रैंड मीटिंग होती है इस साल में एक बार, जिसको हम क्या कहते हैं? अधिवेशन। कांग्रेस की भी होती है, बीजेपी की भी होती है, आम आदमी, जितनी भी देश के अंदर राजनीतिक दल है सब अपना एक अधिवेशन करते हैं साल में एक बार। ऐसा ही कांग्रेस का एक अधिवेशन 1920 में हुआ। और इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो आजादी के बाद भारत के अंदर जो राज्य बनाए जाएंगे, भारत के अंदर जो स्टेट्स बनाए जाएंगे, वो भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे बच्चों। किस आधार पर बनाए जाएंगे? भाषा के आधार पर। यह बात कहां कही गई थी? 1920 में कही गई थी। भाषा के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों? भाषा के आधार पर राज्यों का, किसका बच्चों? राज्यों का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा बच्चों? राज्यों का। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। ये बात कही गई थी इस 1920 के अधिवेशन में, कांग्रेस पार्टी ने कही थी। लेकिन बच्चों आपको पता है जब 1947 में देश आजाद हुआ
तो आजादी के बाद साथ साथ ही भारत का बंटवारा भी हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। तो जब हम आजाद हुए तो कांग्रेस ने ये कहा कि भाई अब हम भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने ये कहा कि भाई एक बार तो धर्म के आधार पर देश का क्या हो चुका है, बंटवारा। हम नहीं चाहते कि दोबारा भारत का बंटवारा भाषा के आधार पर हो। इसीलिए 1920 में जो हमने बात कही थी उस बात को अब हम पूरा नहीं करेंगे, यानी भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन बच्चों, लोगों ने अपनी मांगे जारी रखी और ऐसी ही एक मांग हुई जिस आंदोलन को हम आंध्रा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, किसके नाम से जानते हैं? आंध्रा आंदोलन। आंध्रा आंदोलन। देखो बच्चों, भारत के अंदर उस समय एक प्रांत हुआ करता था जिसका नाम था बच्चों मद्रास प्रांत। क्या नाम था बच्चों प्रांत का? मद्रास प्रांत। उस समय के मद्रास प्रांत की बात करें तो आज के कौन कौन से राज्य इसमें शामिल थे? आज का तमिलनाडु, आज का आंध्र प्रदेश, आज का तेलंगाना और केरल और कर्नाटक के भी कुछ हिस्से। इतना बड़ा ये मद्रास प्रांत हुआ करता था। इस मद्रास प्रांत के अंदर तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। बच्चों, कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते थे? तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। बच्चों, तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग। इन तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों ने सरकार से ये मांग करी कि हमें मद्रास से अलग करके एक स्टेट बनाकर दिया जाए हमारी भाषा के आधार पर, और उस स्टेट का नाम बच्चों क्या रखा जाए? आंध्र प्रदेश नाम रखा जाए। क्या नाम रखा जाए बच्चों? आंध्र प्रदेश नाम रखा जाए। लेकिन सरकार ने इनकी इस मांग को मानने से क्या कर दिया बच्चों? इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सरकार भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाना चाहती थी। उसी यहीं पर तेलुगु भाषी एक नेता थे जिनका नाम था बच्चों पोट्टी श्री रामलू। क्या नाम था बच्चों इनका? पोट्टी श्री रामलू। क्या नाम था बच्चों? पोट्टी श्री रामलू। कौन सी पार्टी के नेता थे बेटा? कांग्रेस पार्टी के, यानी आईएनसी के ही ये नेता थे। कौन सी भाषा बोलते थे? तेलुगु भाषा ही बोलते थे। इसीलिए जब आंदोलन हुआ तो आंदोलन में इन्होंने अपने लोगों का साथ दिया और इन्होंने सरकार से ये कहा कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेती तब तक हम अनंत भूख हड़ताल करेंगे। कैसे भूख हड़ताल करेंगे बच्चों? अनंत भूख हड़ताल, यानी ऐसी भूख हड़ताल जिसका कोई भी अंत नहीं है। ये अनशन पर बैठ गए बच्चों, और जब इन्होंने भूख हड़ताल करी तो 56 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद बच्चों? 56 दिनों के बाद। बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं पर 56 दिन की जगह 55 दिन भी लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन हमारे एनसीईआरटी की किताब में 56 दिन ही लिखे हुए हैं, तो हम इसी को एडमायर करेंगे। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, इसके बाद 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद बेटा इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। क्योंकि स्वाभाविक बात है, कोई भी आदमी ज्यादा दिनों तक बिना खाए पिए जीवित नहीं रह सकता। तो जब पोट्टी श्री रामलू की मृत्यु हो गई तो आंदोलन और ज्यादा भड़क गया, और जब आंदोलन बहुत ज्यादा भड़क गया तो आखिरकार सरकार को दबाव में आकर फैसला लेना पड़ा। और 1952 में बच्चों, कब? 1952 में भारत में भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, जिस राज्य का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश बच्चों राज्य का नाम था। क्या नाम था? आंध्र प्रदेश बच्चों राज्य का नाम था। कौन सी भाषा के लोगों के लिए बनाया गया बच्चों? तेलुगु भाषा के लोगों के लिए बनाया गया। कौन सी भाषा के लोगों के लिए? तेलुगु भाषा के लोगों के लिए बनाया गया, यानी तेलुगु भाषी लोगों के लिए बनाया गया। तेलुगु भाषी लोगों के लिए ये जो है राज्य बनाया गया, जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। बच्चों, आपके पेपर में एक नंबर में प्रश्न आएगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो आप लोगों को आंसर लिखना है आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया? 1952 में। यहीं बेटा बात नहीं थमी, जब आंध्र प्रदेश बना दिया गया भाषा के आधार पर तो और भाषा के लोगों ने भी मांग करी कि हमें भी भाषा के आधार पर राज्य बनाकर दो। इसके लिए सरकार ने एक आयोग, एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन का नाम था बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम था बच्चों उस आयोग का? राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बनाया गया बच्चों? ये 1953 में। कब बनाया गया बच्चों? 1953 में। इस आयोग से ये कहा गया कि भाई आपका ये काम है, आपको ये बताना है भारत में कितने राज्य बनने चाहिए, राज्य किस आधार पर बनने चाहिए, आपको ये काम करना है। इस आयोग ने कई सालों तक अपनी जो है छानबीन करी और इसने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी। क्या पेश करी? अपनी एक रिपोर्ट पेश करी। और वो रिपोर्ट कब पेश करी? 1955 में। कब पेश करी बच्चों? 1955 में। और जब इसने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी 1955 में, तो इसको संसद में एक अधिनियम के द्वारा लागू किया गया,
जो क्या कहलाया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या कहलाया बच्चों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या कहलाया बच्चों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसको संसद ने एक अधिनियम के रूप में लागू किया, जिसको क्या कहा गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कब लागू किया गया बच्चों, ये 1956 में। कब लागू किया गया, 1956 में। इस अधिनियम के जरिए यह कहा गया कि भारत के अंदर 14 राज्य बनने चाहिए बच्चों। कितने राज्य, 14 राज्य बनने चाहिए, यानी 14 स्टेट्स बनने चाहिए। और 6 क्या बनने चाहिए, यानी 6 क्या बनने चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश। बच्चों कैसे प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब आप कहेंगे कि सर जी केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। बच्चों केंद्र शासित प्रदेश, वो क्षेत्र, वो राज्य होते हैं जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं होता, और इन क्षेत्रों का शासन डायरेक्ट कौन चलाती है, केंद्र सरकार चलाती है। ठीक है बच्चों, तो 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन बच्चों बात यही नहीं थमी, और भाषा के लोगों ने ये मांगे जारी रखी कि हमें भी भाषा के आधार पर एक अलग से क्या बना कर दीजिए, राज्य बना कर दीजिए। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन सा राज्य किस राज्य से अलग होकर कब बनाया गया। आप सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने देखा था कि किस तरीके से भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए, जैसा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था, उसके आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। मैंने आप लोगों को यह बताया कि बच्चों इसी के बाद भी मांग नहीं थमी और अलग अलग भाषा के लोगों ने अपनी मांगे जारी रखी, जैसा कि आप टेबल में देख भी सकते हैं। 1960 में एक राज्य हुआ करता था बंबई, जिससे अलग करके 2 राज्य बनाए गए, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात और मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र। 1966 में बच्चों पंजाब से अलग होकर 2 नए राज्य अपने अस्तित्व में आए, एक हरियाणा और दूसरा हिमाचल प्रदेश। बच्चों 1963 में असम से अलग होकर एक नया राज्य अपने अस्तित्व में आया, जिसका नाम क्या था, नागालैंड। 1972 में असम से अलग होकर 3 नए राज्य अपने अस्तित्व में आए, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। 1987 में 2 राज्य बने, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी ये दोनों राज्य किससे अलग होकर बने। तो बच्चों कुछ राज्य उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर बनाए जाते हैं, कुछ राज्य प्रशासनिक स्थिति के आधार पर बनाए जाते हैं। तो ये वही राज्य हैं। 2000 में 3 नए राज्य बने, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। और अंत में यानी अभी हाल ही में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 2000 में बनाए गए बच्चों, इनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर। और अभी हाल ही में 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलुगु भाषी लोगों के लिए तेलंगाना बनाया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी पहले तो आपने आंध्र प्रदेश बताया था। तो बच्चों पहले 1952 में आंध्र प्रदेश बनाया गया तेलुगु भाषी लोगों के लिए, फिर भी इन्होंने मांग जारी रखी तो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलुगु भाषी लोगों के लिए तेलंगाना बनाया। बच्चों यहीं पर हम इस वीडियो का अंत करते हैं, और इसी के साथ हमारी सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का पाठ नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें हमने पहली चुनौती जो भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी, उसमें से पहली चुनौती यानी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना, उस चुनौती के बारे में यहाँ डिस्कस करा, जिसमें 3 चुनौतियां थी, बंटवारे की चुनौती, देशी रियासतों की चुनौती और तीसरी भाषाई राज्यों की चुनौती। इन तीनों के बारे में यहाँ डिस्कस किया। और बच्चों साथ ही में इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखें और इन्हें अपनी कॉपियों में जरूर बना लें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।